बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ प्यारे दोस्त और छोटे भाई की तरह फैज़ान कमर साहब बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्कॉलरशिप लिया है। इनको जो बुलाने का मकसद है वो ये है कि इनसे पूछे कि पाकिस्तान से ये स्वीडन में स्टूडेंट बेस पे किस तरह है, स्कॉलरशिप किस तरह हासिल किया और यहाँ पे अपने सर्वाइविंग किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपने बारे में तो बताइएगा। जी, मेरा नाम जैसे कि आपने बताया मोहम्मद फैज़ान कमर खान है। गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बैचलर्स की डिग्री जो मैं पाकिस्तान से की हुई थी, आगे मास्टर्स के लिए मैंने परसू की है। स्वीडन की यूनिवर्सिटी है BTH, जो कास्कर में शहर है वहाँ पे लोकेटेड है। वहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो भी बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस में था, तो वो रिलेटेड टू था। तो साथ साथ वो भी है और साथ पार्ट टाइम जॉब्स हैं, उसके साथ मैं परसू कर रहा हूँ और सर्वाइवल जो अपना साथ साथ कर रहा हूँ। तो आपको किस तरह पता चला कि स्वीडन के अंदर यूनिवर्सिटी जो आपको दाखिला दे सकती है और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो है वो इंटरनेट से हेल्प ली, और उसके बाद इरादा में रखता था राइट अवे बैचलर्स के बाद मैंने आइट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की, और लगभग 2 महीने के बाद मैंने टेस्ट दिए जिसमें मैंने 7.5 जो बैंड्स हैं वो स्कोर किए। 7.5 आइलेट्स में? जी हाँ, ज़बरदस्त। तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने जॉब की तरफ परसू की है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक लाहौर की कंपनी में जॉब मिल गई एज अ वेब डेवलपर, जिसमें मैं PHP में काम करता रहा। तो साथ साथ मैं जो अपना ये रिसर्च भी जारी रखी, ये किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए। उसी दौरान जब कोविड आया तो मैंने एक कंसल्टेंट से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उसने कहा भैया आप जो है वो स्वीडन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे तो वो ज़रा थोड़ा प्रोसीजर आसान है, इजी है, लेकिन बाद में जो आप वहाँ पे जाके आपके लिए इशू होंगे। तो स्वीडन जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेशन भी है, आप उनके साथ जो है स्वीडन में ज़्यादा बेटर चांसेस हैं आपके, जो आपके रिलेटेड जो डिग्री है, आपके रिलेटेड कैरियर ग्रोथ के लिए जो स्वीडन बेस्ट है। तो फिर मैंने एक वो कंसल्टेंट के थ्रू सारा प्रोसेस किया। स्टडी करने के बाद कितना गैप था, कितना अर्सा आपने जॉब की, फिर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया? जी, 2018 के बिल्कुल एंड पे मेरी जो है वो डिग्री फिनिश हो चुकी थी बैचलर्स की। ठीक है। और 2019 में मुझे जो है वो सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपनी मिली। ठीक है। और 2019 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है। और मैंने वो 2021 तक की है। ऑलमोस्ट जो है 2 साल मैंने जॉब की है। ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखी अपनी फील्ड में, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो स्वीडन को परसू किया, और यहाँ पे जो है थ्रू कंसल्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्लाई की है। ठीक है। वो जो है वो राइट अवे नहीं हो सका। थोड़ा सा आप मुझे बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा वाकया सुना है कि कंसल्टेंट के हाथ किस तरह आपको उसने, जैसे कहते हैं ना पंजाबी से, मैं चूना लगाया उसने। बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंट जो बेसिकली कहीं भी आपने अप्लाई करना हो ना, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है, डेट्स ऑल, पढ़ना और लिखना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें। पढ़ना और लिखना आता है, आप कहीं पे भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं नया था और मुझे चीज़ों का नहीं था पता, तो मैं किसी भी चीज़ की गलती नहीं था चाहता। तो कंसल्टेंट जो एक ठीक है, वो उनकी बनी हुई है, इमेज बनी हुई है कि हाँ वो करते हैं काम, तो एक अच्छा इमेज भी, हाँ भाई वो ये काम आपका अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे भी किस तरह की कहानी सुनाई गई कि भाई जो है बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और हमारी एक जो टीम है वो दिन रात यही काम देखती है, डॉक्यूमेंटेशन देखती है सारी। वो ना टीवी देखती है, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, वो दुनिया से अलग बैठे हैं। अब क्योंकि रिसर्च नहीं थी उस तरह की कि भाई किस तरह करना है, बस सिर्फ यही था कि यूनिवर्सिटी है और अप्लाई करना है, उतनी रिसर्च नहीं की। साथ साथ जॉब चाह रही थी, टाइम भी नहीं था होता पास, जो आपको वक्त मिलता था आप वो अपनी एंटरटेनमेंट थोड़ी और रेस्ट में गुजार देते थे। तो अप्लाई करने के बाद जो है वो एडमिशन मेरा आ गया, और उसको लगभग मैंने टोटल उसके साथ जो मेरी तय हुई थी वो थी 180। ऑल प्रोसेस की फीस थी उसकी ना, तो 1,80,000। 1,80,000 सिर्फ प्रोसेसिंग फीस? सिर्फ प्रोसेसिंग फीस, बाकी हर चीज डिफरेंट सेपरेट है? बाकी हर चीज़ सेपरेट है। ठीक है। तो उसने पहले एडमिशन अप्लाई करने के लिए मेरे से 68,000 परसू किया, जिसमें 18,000 मेरी जो है एप्लीकेशन फ़ीस थी यूनिवर्सिटीज़ की, और बाकी जो है उसकी अपनी फ़ीस थी जिसमें उसने कुछ नहीं किया। और सब प्रोसेस करने के बाद जो है उसने वीज़ा मेरा अप्लाई किया, तो उसमें उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उस बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी रिजेक्शन आ गई वीज़ा की। खैर मायूसी तो बिल्कुल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब और वालिदैन की दुआएं थी। वालिद ने कहा कि भाई तुम जो है वो एक खुद चांस लेके देखो, खुद अप्लाई करो।
उसकी नेग्लिजेंस क्या थी? बेसिकली उसकी नेग्लिजेंस ये थी कि यहाँ से जो है वो आपको पता, अगर आप डायरेक्ट पैसे किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी फॉरेन बैंक में सेंड करते हैं, आपको टैक्सेस या फीसेस अप्लाई होती हैं। ये लोग इन चीज़ों से बचने के लिए हुंडी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री या किसी भी फॉरेन कंट्री के बैंक में ये लोग पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए हुंडी का इस्तेमाल करते हैं, जिन पर इनके टैक्सेस जो है बच जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली इन लोगों को नहीं होता कि ये आप किसी बंदे का कैरियर या टाइम जो लगा हुआ है वो ये चीज़ नहीं देखती है, स्टेक पे लगा हुआ वो देखते हैं कि भाई हमारे पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इन लोगों के आपके टाइम से बिल्कुल गर्ज नहीं है। तो मैं भी यही मशवरा दूंगा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस से गुजर चुका, मैं भी अब यही मशवरा दूंगा कि अपनी रिसर्च करें। अगर आपको नहीं समझ लग रही, बेशुमार ग्रुप्स बने हुए हैं, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करने चाहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, फॉरेन कम्युनिटी के बेशुमार ग्रुप्स बने हुए हैं। आप एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की क्यूरीज भी अगर आप वहाँ पोस्ट करते हैं ना, आपको एक से बढ़ के एक जो है वो बेनिफिशियल आंसर मिलेगा वहाँ से, और आपकी क्यूरीज जो है वो भी सॉल्व होंगी, और आप जो है वो सारा प्रोसेस खुद करने के बाद आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये इसकी नेग्लिजेंस पर जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो जो पैसे आपने पे किए हुए थे 1,80,000 या बाकी, क्या वापस मिले आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैंने फीस पे की हुई थी, जिसमें मेरी कोई स्कॉलरशिप भी नहीं थी। और अच्छा। मैंने राउंड अबाउट 9 लाख जो फीस पे की हुई थी, ठीक है। जिसमें 3 लाख 3.5 लाख राउंड अबाउट इसने इजाफी लिया हुआ था कंसल्टेंट ने। तो वो फीस तो मेरी जो है वो हम वापस आ गई 2 महीने बाद, और जो बाकी है उसका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दादा है मेरे, तो काफ़ी एजुकेशनल है, पुराने ज़माने की एजुकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट है, अच्छा स्केड्यूल, अच्छी लाइफ, स्टिल 90 इयर्स ओल्ड हो के अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो सारा उन्होंने सारा हैंडल किया इस चीज़ को, उन्होंने सारा देखा और सारा जो उस पर FIA का केस किया उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पैसे हैं वो भी बाज़ियाब जो हमने उससे निकलवा लिए। मतलब आपकी सजेशन है जो आदमी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना चाहता है वो इतना आसान है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही आसान है। इंटरनेट पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, और उसके बाद जो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में होता है तो आप वो किसी ग्रुप में किसी भी पर्सन से वो पूछ सकते हैं, और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं आप, फेसबुक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तानी ग्रुप्स यहाँ भी बने हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं, और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ पर गाइड करते हैं। अच्छा, अपने शुरू करते हैं। एजेंट के बाद आपने खुद अप्लाई किया दोबारा से? जी हाँ, बिल्कुल। शुरू से तरीकाकार, बेसिक तरीकाकार क्या किया आपने? बेसिक तरीकाकार इसका ये है कि इसके 3 मंथ्स होते हैं। 15 अक्टूबर से लेके ना 15 जनवरी के अंदर अंदर आपने जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है आपने स्वीडन में, और ये वेबसाइट पे जाके, ये वेबसाइट है universityadmissions.se वेबसाइट, universityadmission.se के नाम से। हम स्क्रीन पे लिख देते हैं साहब। आपने यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी अपनी सर्च करनी है, आपको एक सर्च बार वो दे देंगे, आप अपना कोर्स वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, 2 साल का 1 साल का, हर चीज़ का फिल्टर मौजूद है। आप अपने रिलेट पहले जो वो डिग्री देखें किस शहर में है, वो शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शहर में आप सर्वाइव अच्छा तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिग्री जो है वो किस यूनिवर्सिटी जो है वो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या रैंक यूनिवर्सिटी है। आपने ये चीज़ देखने के बाद उन्हें सेलेक्ट करना है 1 बाय 1, और उनका ये तरीके कर दिए कि 1 2 3 4 है, ये प्रायोरिटाइज पे है। पहली प्रायोरिटी पे आप किस यूनिवर्सिटी को रखते हैं, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी है, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ ये है। इसको रखने के बाद जो है आप इसकी फीस पे करते हैं, जो कि 900 करोड़ है, पाकिस्तान में लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये ये बनता है जी। तो ये करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जो है आपके सारे जो है टेस्टेड हों, आपके जो है वो सेकेंडरी के जो है बोर्ड से टेस्टेड हो। अगर आप फॉरेन बैचलर्स आपने किया हुआ है तो आपके HEC हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट जो उससे टेस्ट हो। उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर डिपार्टमेंट से सारे टेस्ट होने के बाद आप अपलोड करते हैं। इन केस अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट मांगते तो आपके पास 2 सील्ड डॉक्यूमेंट्स हों मैट्रिक और इंटर के, ये आप अपलोड करने के बाद जो है ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरी यूनिवर्सिटी से। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं पोर्टल में, तब आपने देखना होता है फीस स्ट्रक्चर उनका क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर टोटली डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ स्वीडन में बेसिकली वो ये है कि 1 सेमेस्टर की फीस ही आपसे एप्लीकेबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, मालमो है, कोथमबाग है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज भी हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं जो जिनमें आपको पूरे साल की फीसें जो है सबमिट करवानी होती हैं।
तो फीस सबमिशन का स्ट्रक्चर उन्होंने क्लियरली जो है वो डिफाइन किया होता है आपके पोर्टल में। फीस आप फॉर एग्जांपल अप्रैल के बाद मई तक आपने फीसें जमा करा दी, उसके बाद क्या होगा मई के बाद? जब आप फीसेस अपनी सबमिट करवा देते हैं आपको एक ईमेल आती है, ठीक है। ईमेल कंफर्मेशन ईमेल होती है जिसमें वो कह देते हैं जी आपको हमने सीट रिजर्व हो गई है, एडमिशन यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली हो गया हुआ है। ठीक है। उस ईमेल की बेस के ऊपर आप जो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वो ईमेल नहीं होती है, स्वीडन में ये रूल है कि इनके जो एजुकेशन और एम्बेसी का डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल जो है इनका डाटा शेयर होता है आपस में। ठीक है। ये किसी भी स्टूडेंट का डाटा जो है वो जो है रिक्वायर कर सकते हैं ठीक है। यूनिवर्सिटी से, तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल गया होता है कि आपने फीस पे कर दी हुई है। ठीक है। उनको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई एडमिशन का फॉर्म है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। फिर इनकी वेबसाइट है migrationsworker.se जहाँ पे आपने अपना वीज़ा फाइल करना होता है। ठीक है। और नहायत आसान तरीके है। लोगों को लगता है जी वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही कोई रॉकेट साइंस है, ये पता नहीं कर पाएंगे नहीं, ये कोई गलती हो जाएगी। उन्होंने MCQs की शक्ल में हर चीज़ जो इतनी प्री डिफाइन की हुई है कि आपने सिर्फ वो सिलेक्ट करना होता है कि भाई आप टेकन हो, सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो। सिंगल हो, लेट्स सपोज आपने बैचलर्स की है, स्टैंडर्ड की है, क्या किया, वो हर चीज़ उन्होंने डिफाइन की है, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जो है जैसे बच्चों की तरह ना छोटा जो है समझ सच में हाँ, ये ना इसमें टिक कर दे, टिक कर दे, टिक कर दे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नहायत आसान तरीके। मैंने भी जब अपना अप्लाई किया था मुझे भी लग रहा था शायद बहुत मुश्किल है, जब मैं बैठा हूँ तो घंटे डेढ़ में मैंने बिल्कुल आराम से तसल्ली से सारा अप्लाई किया था। और उसमें होता है आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्वीडन में रूल है कि आपने जो है बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है, 13 महीने का होता है। बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पायलट यूनिवर्सिटीज़ जिसमें लीनियस यूनिवर्सिटी आती है जो आपको 2 साल का वीज़ा फ्राहम करती है, और ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं वो आपको 13 महीने का ही जो वीज़ा अप्लाई करती हैं, जिसमें लगभग आपने 19 और 20 लाख के राउंड अबाउट आपने स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है पाकिस्तान में अपने नाम के बैंक अकाउंट में। ठीक है। तो अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये है कि आप जो स्टेटमेंट, जब आपका एडमिशन आता है आप स्टेटमेंट वाला जो है ना वो काम स्टार्ट कर दें साथ साथ, क्योंकि अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, क्योंकि वो कहते थे जी 4 लाख की अगर 5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट में, वो कहते थे जी इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हैं पैसे, तो वो सारे डिक्लेयर करने होते हैं आपको। तो मैंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट की थी डिक्लेयर, वो मेरे सारे वाले साहब के थ्रू ही उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो पहले से बैंक में पैसे मौजूद रखना स्टार्ट कर दिए थे। और साथ मेरी जो है वो जॉब की सैलरी भी थी, सैलरी स्लिप भी थी 55,000 के राउंड अबाउट, और वो भी साथ डिक्लेयर होती थी, तो थोड़ा सा वो आइडिया हो जाता था कि भाई। कितना अर्सा पहले से आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दी? मैंने जब एडमिशन मेरा आया राइट अवे मैंने बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे तो इतना चले, मैं थोड़ा सीरियस नहीं था, वाला साहब थोड़ा सीरियस थे क्योंकि उनको इन कामों का पता था, उन्होंने भी जो है वो नौकरी की हुई है बैंक की, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो काम है ना ये साथ साथ स्टार्ट कर दो ताकि बाद में कोई इशू वगैरह ना हो। तो जब आपने इनको बैंक स्टेटमेंट दिए, यहाँ पे बताया कि मेरे पास इतने पैसे अमाउंट पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसको कितना टाइम गुजर गया था बेसिकली पहले दिन से लेकर? मैंने जी बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये डिजिटली मांगते हैं, आपने ऑनलाइन आप अपने बैंक से भी इसकी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। सही है। उसके बाद आप अगर बैंक अपने जाके स्टेटमेंट निकलवा के मैनेजर साइन करवा सकते हैं, मैनेजर के साइन करवा के आपने डॉक्यूमेंट स्टिल अपलोड करना होता है, बिल्कुल स्पेशल रिक्वायर्ड नहीं करते आपसे। अपलोड करने के बाद मेरे सारे मामला होने के बाद मैंने 3 जून को वीज़ा फाइल किया था। ठीक है, 3 जून को वीज़ा फाइल करने के बाद एक सेकेंड थोड़ी सी क्योरी, आपने जो फीस है 1 साल की, फॉर एग्जांपल 1 साल की फीस पे करनी है, वो आपने पहले पे कर दी है? मैंने 1 सेमेस्टर की फीस पे की थी। 1 सेमेस्टर की फीस पे कर दी। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे 1 सेमेस्टर मांगते हैं, 2 सेमेस्टर मांगते हैं, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल उनकी फीस उसके बाद भी आपके पास 19 लाख आपके 20 लाख आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, उसके अलावा या उसको मिला के? उसके अलावा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आपका मंथली एक्सपेंस है। ठीक है, समझ राउंड अबाउट 8,500 के राउंड अबाउट एक्सपेंस वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि 8,500 कराउन स्वीडिश कराउन एक स्टूडेंट पर मंथ में जो है वो इजीली, इसमें सारे उसके जो है वो रेंटल भी आता है, इसमें उसके जो है फूड एक्सपेंसेस भी आती हैं, उसमें उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी सारे कवर होती हैं इस फीस में। है। उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ 13 मंथ्स के साथ। ठीक है, वो 13 मंथ्स की वो टोटल अमाउंट बनती है वो 19 लाख है। ज़्यादातर जो मैंने लोग देखे हैं वो 20 से 25 लाख की स्टेटमेंट जो रिक्वायर करती हैं।
ठीक है। मेरी जो स्टेटमेंट थी वो थी 24,75,000 के राउंड अबाउट। तो वो ठीक है। अगर थोड़ी सी ऊपर हो जाए वो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। उसके बाद अब वीज़ा फाइल करते हैं और वीज़ा फाइल करने की फ़ीस जो है वो है 27,500। जब आपने सारे प्रोसेस कर लेने हैं, ठीक है। आपका उन्होंने स्ट्रक्चर बना देना है जी, ये क्वेश्चंस किए, आंसर्स किए आपने अपनी वीज़ा फाइल के लिए, और ये उसकी फ़ीस है। आप अपने डेबिट कार्ड से जो वो फ़ीस पे कर सकते हैं, राइट पे आपकी फ़ीस पे हो जाती है और आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और आपको एक केस नंबर, कंट्रोल नंबर उसे कहते हैं, वो अलॉट हो जाता है। उस कंट्रोल नंबर पे आपका केस जो वो चल रहा होता है और उसी पे आपका जो केस ऑफिसर असाइन होता है जो आपका केस हैंडल करता है बाद में। फीस वीज़ा अप्लाई करने से लेके वीज़ा मिलने तक कितना टाइम लगा और कैसे हुआ? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैंने 3 जून को वीज़ा अप्लाई किया है। ठीक है। और कई लोगों के जल्दी भी आ जाते हैं 2022 में, 2021 में, 21 में। और कई लोगों के जल्दी भी मैंने सुना आए हैं, देखे आए हैं, क्योंकि मेरा एक रिजेक्टेड केस था। ठीक है। और मेरा केस ऑफिसर जो है मेरे से वो क्वेश्चन कर रहा था मेरे रिजेक्टेड केस पे। ठीक है। वो मेरा करंट केस तो ठीक है, वो बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर थी हर चीज़, क्योंकि मेरे प्रीवियस कोर्स था उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी मेरी डिग्री। ठीक है। फिर मैंने चेंज करके मास्टर्स की। ठीक है। उसने मेरे से ये भी क्वेश्चन किया कि आपने सॉफ्टवेयर से मास्टर्स क्यों किया। फिर मैंने उससे जो आंसर किया वो ये कहा कि मेरा बैचलर्स मास्टर्स में था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में सिर्फ फ़र्क इतना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप रिलेटेड टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में आपके पास सारी फील्ड्स आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी आ जाती है आपके पास, वेब एप्लीकेशन रिलेटेड भी आ जाती है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड भी आ जाती है, आपके पास ब्रॉड फील्ड आ जाती है। ठीक है। इस चीज़ को मैंने डिक्लेयर किया। तो मेरा केस ऑफिसर मेरे से बेसिकली क्वेश्चंस कर रहा था मेरे प्रीवियस केस के बारे में। लेट सपोज आपकी ईमेल वो थी, अब आपकी ईमेल भी चेंज हुई है ये, और आपकी जॉब डेजिग्नेशन है उसमें आप काम क्या कर रहे हैं, और आप जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये आपका जो एम्प्लॉय है जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो सारा हैंडल कर रहा है। लेट सपोज अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो आप छुट्टी कैसे लेके जाएंगे। ठीक है। तो इसकी मैंने अपनी कंपनी से बात कर ली हुई थी, जिसमें मैंने उनको एक लेटर लिखा हुआ था कि मैं 15 दिन शॉर्ट नोटिस पे मैंने अपना स्वीडन का प्रोसेस अप्लाई किया और स्टडी 15 दिन के शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि 15 दिन का गैप होता है हर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 15 दिन के शॉर्ट नोटिस पे मैं कंपनी जो है वो छोड़ सकता हूँ। तो वो लेटर मैंने एट दी एंड जो है वो केस ऑफिसर को मैंने मेल की थी, और ये सारी अपनी जो अपनी जॉब डेजिग्नेशन और मेरा रिलेटेड काम क्या है ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद जो है फिर मुझे अराउंड अबाउट 3 महीने के बाद जो है मुझे वीज़ा मिला था। वीज़ा आपको 13 महीने का मिला है? बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे आप आ गए, 13 महीने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड होना है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके प्रोसेस बारे में थोड़ा सा पता आपको कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे एक्सटेंशन का ये प्रोसेस है कि आपको दोबारा से बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करनी होती है। अब यहाँ पे या वहाँ पाकिस्तान में? ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं यहाँ पे आपने 2 महीने पहले, एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके जो है वो एक्सटेंशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है। ताकि बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ योर करंट वीज़ा आपका जो न्यू वीज़ा वो एप्लीकेबल हो चुका हो। तो टोटली आपकी फर्स्ट वो क्रेडिट ऑर्स पे भी होता है, अगर आप मिनिमम आपको 15 क्रेडिट ऑर्स रिक्वायर होते हैं एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। अब जिन्होंने 15 ही किए होते हैं उनके लिए मसला हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई आप जो यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हो, आप दूसरे कामों में लगो। क्योंकि मेन फोकस हमारा स्टडी होता है जी। और काफ़ी जो लोग हैं वो जॉब्स के पीछे भागती हैं और दूसरे तीसरे कामों के पीछे जो स्टडी से फोकस हटा लेते हैं। तो ये बड़ी मेन रीज़न है। लोग जो यहाँ पे आते हैं 6 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद वीज़ा चेंज करवा के या बिजनेस में करा लिया, काम में ले लिया, चेंज करा लेते हैं उसको। आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम जी देखें, आसानी हर बंदा अपनी आसानी का सोचता है, ठीक है। कई लोगों की फीसेस बहुत ज़्यादा, कई लोगों की फीसेस उस तरह नहीं है। तो देखें ये कंटिन्यूटी अगर स्टडी में डिसकंटिन्यू आ जाएगी ना, तो आप जो है वो अपनी स्टडी जो है दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरे दादा भी ये दादा है, उनसे मेरी अक्सर बात होती है, वो भी मुझे यही फरमाते हैं कि भाई ये सारे मामला तो होते रहने, पहले जो अपनी स्टडी है किसी तरह जो है मैनेज करना, सारे मामला को स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारा दिल करता है करते रहो।